हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका स्टडी क्लास में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 रासायनिक समीकरण तथा अभिक्रिया, जिसमें हम अन्य प्रकार की अभिक्रियाओं तथा रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे तथा रासायनिक समीकरण से जुड़ी अन्य बातों को जानेंगे तथा उनके नियमों को समझेंगे। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आ जाए और आई होप आपको पहले के भी लेक्चर अच्छे से बाकी के फिजिक्स के समझ में आ गए होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री, जिसका यह हमारा पहला लेक्चर है। आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तथा अच्छे से समझ में आ जाए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर कर दें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए अब हम अपने वीडियो पर आते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं, जिसका हमारा पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि कोई अभिक्रिया, और रासायनिक यानी जो भौतिक रूप से या अपने आप नहीं हो या किसी अन्य पदार्थों से कराया गया हो, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, फॉर द डिफिनेशन, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब वह प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया कहलाती है। यानी कि कोई एक पदार्थ हो गया जो अकेला हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करने के दौरान एक उससे भिन्न गुण वाला, जैसा कि उसका पहले का गुण हो, उससे उसका गुण जो पदार्थ बना उसका भिन्न होना चाहिए, उस पदार्थ का निर्माण करता है, चाहे वो एक हो या दो हो, चाहे दो से अधिक हो। तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, हमारा CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यह विखंडित होकर CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है। यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और हमारा नेक्स्ट समीकरण हो गया H2 और O2 का मिश्रण। जब हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाते हैं तो यह हमें जल देता है। आप पहले दो में देख सकते हैं कि इसमें एक अकेला पदार्थ है जो कि विखंडन होकर दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, और दूसरे एग्जाम्पल में दो अलग अलग पदार्थ है जिनका गुण, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन गैस है तथा ऑक्सीजन भी एक गैस है, और जब दोनों मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है जो कि एक लिक्विड है। तो मैंने अभी आपको डिफिनेशन में भी बताया कि अपने से भिन्न गुण वाले, यानी कि जो बन रहा है उसका गुण जो बनाता है उससे भिन्न होना चाहिए। यह देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करते हैं। यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे हम भौतिक रूप से यानी कि गैस चूल्हा पर ये सब किसी चीज़ का प्रकाश का उपयोग कर या किसी हाथ द्वारा अपने कोई मनुष्य अपने से उसे नहीं बना सकता है। यह अभिक्रिया रासायनिक विधि द्वारा ही संभव होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अभिकारक किसे कहते हैं। देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कि आप ऊपर के डिफिनेशन में भी चल सकते हैं, हमारा CaCO3 अभिकारक है जो कि अभिक्रिया में भाग लिया है। इसके टूटने के बाद कुछ भी बने उससे हमें कोई मतलब नहीं, भाग तो हमारा CaCO3 ही लिया है, यानी कि यह अभिकारक है। H2 और O2 ये भी हमारा अभिकारक है, और O2 ये हमारा अभिकारक है। इसके मिलने से जो बनता है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। हम अभिकारक के रूप में, यानी कि बनाने के लिए हम किस वस्तुओं का उपयोग करते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसा कि आप घर के एग्जाम्पल में भी ले लीजिए, सबसे आसान खिचड़ी बनाने के लिए हम चावल और दाल का यूज करते हैं, तो चावल और दाल हमारा अभिकारक होगा, और जो खिचड़ी बना वो कुछ भी हो, लेकिन जो हमारा अभिकारक हो गया वो हो गया चावल और दाल। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 और सिल्वर नाइट्रेट, जब इन दोनों की अभिक्रिया हम कराते हैं तो हमारा सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसमें जो हमारा अभिकारक हुआ वो हुआ NaCl और AgNO3। जो बन रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक कहते हैं। देखिए, अब हमारा है प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल या उत्पाद भी
इसे हम उत्पाद भी कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं। जैसा कि पिछले इक्वेशन में मैंने आपको बताया, NaCl और AgNO3 अभिक्रिया में भाग लेते हैं और प्रतिफल के रूप में हमें AgCl तथा NaNO3 प्राप्त होता है। आइए अब हम दूसरे समीकरण से भी इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल या इसे हम गंधक अम्ल भी बोलते हैं से अभिक्रिया करता है तो Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट और H2O जल बनाता है, जिसमें हमारा प्रतिफल हुआ Na2SO4 और जल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम प्रतिफल कहते हैं, तो इसमें हमारा Na2SO4 और H2O बन रहा है, तो यह प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको घरेलू एग्जाम्पल में भी दिया था खिचड़ी का, तो जो हमारा खिचड़ी बनता है उसे हम प्रतिफल बोलते हैं। अब हम आते हैं अपने आगे के क्वेश्चन पर। रासायनिक अभिक्रियाओं के विशेषताएं क्या क्या होते हैं, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया की जाती है तो उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसका पहला नंबर है गैस की प्राप्ति, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में गैस की प्राप्ति होती है। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिनमें कई गैस उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है, जिसमें गैस की उत्पत्ति, पहला हमारा ऑप्शन हो गया गैस की उत्पत्ति। देखिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिसमें गैस भी उत्पन्न होते हैं। आइए अब हम समझ लेते हैं कौन कौन सी अभिक्रियाओं में गैस उत्पन्न होते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल आप मान लीजिए CuCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जल बनाता है तथा CO2 बनाता है। इसमें CO2 हमारा गैस हो गया जो ऊपर की ओर ऐसे ऊपर की ओर चला जाता है। तो देखिए, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमें CO2 प्राप्त होता है जो कि एक गैस है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं से हमें गैस की प्राप्ति भी होती है। अवक्षेप का बनना, यानी कि अवक्षेप का बनना। देखिए, अवक्षेप क्या होता है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो जो हमें विशेष रूप से बच जाता है उसे हम अवक्षेप बोलते हैं या शेष बोलते हैं। जैसे कि आइए अब डिफिनेशन पर, यह एक ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग हो जाता है। देखिए, अवक्षेप क्या होता है, वो एक ठोस होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो हमारा विलयन प्राप्त होता है उसमें से अलग होता है। इसको देखने के लिए एक घरेलू सबसे अच्छा उपाय ले लीजिए। एक गिलास में पानी ले लीजिए और उसमें एक मिट्टी खोल दीजिए। आप कुछ देर बाद देखेंगे कि उस कांच का गिलास ले लीजिए ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप कुछ समय तक उसे छोड़ दीजिए, उसके बाद आप उसे देखिए तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि गिलास के तली में कुछ जाकर बैठ गया है या नीचे जमा हो गया है, जिसे हम अवक्षेप बोलते हैं। ये था हमारा ये घरेलू उपाय अवक्षेप के बारे में जानने का। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं कि अवक्षेप का बनना क्या होता है। देखिए, फॉर द एग्जाम्पल NaCl सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमें सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप होता है जो ऐसे जाकर नीचे की ओर तली में बैठ जाता है। यह एक सफ़ेद रंग का अवक्षेप हमें प्राप्त होता है जो कि विलयन से अलग होकर नीचे जाकर तली में बैठ जाता है। हमारा थर्ड नंबर है रंग में परिवर्तन। देखिए, कुछ अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग बदल जाते हैं। ऐसे आप घरेलू अभिक्रिया भी ले लीजिए कि जब हम हल्दी लगे हुए कपड़े को साबुन से धोते हैं तो उसका रंग पीला से लाल रंग का हो जाता है। ये एक प्रकार की अभिक्रिया ही हुई जो कि घरेलू रूप से हमें देखने को मिलते हैं कि किस प्रकार अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन होता है। अब हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, ये डिफिनेशन के दौरान अच्छे से समझते हैं। देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में एक पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है जिसका विलयन बैंगनी रंग का है। उसमें नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। उस विलयन में जब हम नींबू का रस निचोड़ते हैं
तो वो जो बैंगनी रंग का होता है उसका रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। यह हुआ रंग में परिवर्तन का एक एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट है ताप में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में किस प्रकार ताप में परिवर्तन होता है। देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है। फॉर द एग्जाम्पल हम चलते हैं, काले चूना CaO में जल मिलाने पर बना पदार्थ गर्म हो जाता है। ऐसे अब घर में पुताई करने वाले दीवार, जिसे हम दीवारों पर पुताई करते हैं, उस चूने को बाज़ार से ख़रीद लाइए तो आप देखेंगे कि वो ठंडा है। जैसे हम उसमें जल मिलाएंगे तो वो खौलने लगता है और वो गर्म हो जाता है, जिससे हमें ताप में परिवर्तन का पता चलता है। यह भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया ही है। अवस्था में परिवर्तन, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी भी होती है जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे में आते हैं मोमबत्ती का जलना। एक आप मोमबत्ती जला लीजिए, आप देखेंगे कि मोमबत्ती धीरे धीरे पिघलने लगता है, वो द्रव अवस्था में आता है और पिघलने के उपरांत वह कुछ समय बाद ही फिर से जम जाता है और ठोस रूप में बदल जाता है। और ज़्यादा जब उसे जलाएंगे तो वो हवा में उड़ जाता है या ऊर्ध्वपातित हो जाता है। तो आपने देखा कि मोमबत्ती पहले द्रव में बदलता है, फिर ठोस में बदलता है, या कभी कभी वो वाष्प बनकर हवा में ऊर्ध्वपातित भी हो जाता है, जिससे हमें उसकी अवस्था में परिवर्तन का पता चलता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने जाना गैस की उत्पत्ति और छेप का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन तथा अवस्था में परिवर्तन। अगर आपको हमारे वीडियो से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं हम। देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षेप निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ को लेते हैं तो उसे हम उसके संकेत या सूत्रों में व्यक्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया होगा, सोडियम क्लोराइड लिए, सिल्वर नाइट्रेट लिए, तो उसे हम सोडियम क्लोराइड या सिल्वर नाइट्रेट न लिखकर NaCl और AgNO3 लिखते हैं, जो उसका संकेत एवं सूत्र हो गया। अगर हम उसे इस रूप में व्यक्त करते हैं तो इस रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि उसे हम सोडियम क्लोराइड हिंदी में न लिखकर NaCl लिख देते हैं, उसके संकेतों में दर्शाते हैं, उसके संकेतों में दर्शाने की प्रक्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के कौन कौन से नियम होते हैं, यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो आइए हम कुछ इनके नियमों पर प्रकाश डालते हैं। इसका हमारा पहला नियम हो गया, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के बाएं ओर लिखते हैं। यानी कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों को लिखते हैं तो उनके संकेतों या अणुसूत्रों के रूप में हम समीकरण के बाएं ओर लिखते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल चलिए, ये हो गया NaCl और AgNO3, ये हमारा हो गया अभिकारक। इससे देखिए आप गौर से, इसे हमने समीकरण के बाएं ओर लिखा है। फॉर एग्जाम्पल A और B को भी देख लीजिए, ये भी समीकरण के बाएं ओर स्थित है। अभी आते हैं अब हम सेकंड नंबर पर। अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम एक अभिकारक लेते हैं तो हम वैसे लिख देते हैं, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में बताया CaCO3, तो हमने उसे ऐसा ही लिखा था। अगर यदि अभिकारक में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आ जाए तो हम उन्हें धन चिन्ह द्वारा अलग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए बीच में ये प्लस का चिन्ह दिया गया है NaCl और AgNO3 को अलग अलग रूप में दर्शाने के लिए। अब आते हैं तीसरा नंबर का नियम। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या सूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं। यानी कि अभिक्रिया के दौरान हमें जो प्रतिफल प्राप्त होता है उससे हम दाईं ओर, अभिक्रिया के दाईं ओर लिखते हैं। ये देखिए C और D और AgCl और NaNO3 को भी देख लीजिए, यह समीकरण के रासायनिक अभिक्रिया के
दाईं ओर लिखा गया है। प्रतिफल के आते हैं चौथे नंबर पर। प्रतिफल के सूत्रों के मध्य धन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी वैसा ही होता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, H2 और O2 मिलकर जल बनाते हैं। तो जल एक हमारा एक ही बना पदार्थ, उसमें हम धन चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे। जब हमारा 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनता है तब हम उसमें धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारा C बन रहा है और D बन रहा है, तो इनके बीच हम धन चिन्ह का प्रयोग कर इन्हें अलग अलग दर्शाएंगे। और इसमें भी आप देख लीजिए AgCl और NaNO3 बन रहा है। यह 2 प्रकार के प्रतिफल हमें प्राप्त हुए, इसलिए इन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें नंबर के नियम पर। यह नियम क्या कहता है? देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। तीर चिन्ह यह दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दिशा की तरफ हो रही है, यानी कि हमारा जो अभिकारक है और प्रतिफल है उनके बीच एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाए। जैसा कि देखिए मैंने यहाँ पर एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया गया है और हमें तीर चिन्ह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। हमारा तीर चिन्ह इधर है, यानी कि अभिक्रिया हमारा इस दिशा में हो रहा है। अगर हमारा तीर चिन्ह इस दिशा में होता तो अभिक्रिया हमारा इस साइड में होता, इधर अभिकारक और इधर प्रतिफल। यानी कि तीर चिन्ह हमें यह बताता है कि अभिक्रिया हमारा किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रही है। आई होप आपको रासायनिक समीकरण लिखने के सभी नियम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी कि ऊष्मा उससे बाहर निकलती है, तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी एक रासायनिक अभिक्रिया जिसको हम करते हैं तो उसमें से ऊष्मा मुक्त होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है, तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कहते हैं। देखिए, फॉर द एग्जाम्पल CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O, यानी कि जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड H2O यानी जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का निर्माण करता है, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। ऊष्मा या ऊर्जा या प्रकाश कुछ भी मुक्त होता है। अगर ये तीनों मुक्त होते हैं तो इसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जब इसमें ऊष्मा मुक्त होता है तो हमें पता चलता है कि यह अभिक्रिया है जो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखिए, ऊष्मा हमेशा मुक्त होता है प्रतिफल की तरफ। अगर प्रतिफल की तरफ प्लस में ऊष्मा मुक्त हुआ तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को जान लिया, अब हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी जानते हैं। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में मिश्रण का ताप घट जाता है, अर्थात ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर कहते हैं होगा, जो कि गलती से हट गया है। देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें मिश्रण का ताप घट जाता है, यानी कि मान जाइए कि उसका अगर ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो तो अभिक्रिया के दौरान उसका ताप अगर 20 डिग्री या 30 डिग्री या 50 डिग्री 60 डिग्री 100 से नीचे आ जाए तो समझेंगे कि वह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण हो जाता है। फॉर द एग्जाम्पल हम चलते हैं, BaOH यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब NH4Cl अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो बेरियम क्लोराइड, अमोनियम तथा H2O जल बनता है। देखिए, जल बनता है, जल की हम जानते हैं ठंडा होता है। यह जल ही मिश्रण के ताप को घटा देता है, जिसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण क्या है? अभी मैंने आपको बताया रासायनिक समीकरण के बारे में। अब हम जानते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। देखिए, वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि ऐसा समीकरण, एक समीकरण ले लीजिए जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी कि जितना इधर परमाणु होता है उतना ही प्रतिफल में परमाणु होता है, यानी जितना अभिकारक में परमाणु भाग लिया उतना ही परमाणु हमें प्रतिफल में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। सबसे अच्छा और इजी एग्जाम्पल आप जल का ले लीजिए। देखिए, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, ये दो जो होता है वो दो भाग को सूचित करता है, यानी कि 2 भाग हाइड्रोजन और 2 भाग ऑक्सीजन
अभिक्रिया में भाग लेते हैं तो हमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? नहीं, ये एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है जो कि संतुलित नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की मात्रा 2 भाग ले रही है तो हमें 1 भाग ही प्राप्त हो रहा है, तो यह हमारा संतुलित समीकरण नहीं हुआ। आइए अब हम इसे संतुलित करते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के भी 2 नियम होते हैं, एक अनुमान विधि और एक गणितीय विधि, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आइए अभी हम ऐसे ही समझते हैं अनुमान रूप से। देखिए, अगर हमारा इधर देखिए ऑक्सीजन क्या है, प्रतिफल के रूप में 1 है, तो हमें कितना चाहिए? 2। यानी तो देखिए, कभी भी इधर 2 या कोई भी गिनती का संख्या नहीं लगता है, उसे हम इधर यहाँ पर आगे ही लगाते हैं। तो मैंने 2 लगा दिया, तो ऑक्सीजन तो हमारा 2 हो गया, लेकिन हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 2 4 हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 4 हो गया। तो हमें अब अभिकारक में हाइड्रोजन घट गया, तो हमें अभिकारक में हाइड्रोजन भी कितना चाहिए? और 2 चाहिए। तो हम इधर हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, तो देखिए ये भी 2 2 4 हो गया। अब आप अच्छे से देख सकते हैं, हाइड्रोजन अभिकारक में भी 4 है और प्रतिफल में भी 4 है। ऑक्सीजन अभिकारक में भी 2 है और प्रतिफल में भी 2 है। तो ये हमारा जो होता है वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है, यानी कि जो हमारी परमाणु हो गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, उनकी संख्या अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों में एक समान है। तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, असंतुलित या कंकालित समीकरण किसे कहते हैं? देखिए, पहले बात तो असंतुलित को ही कंकालित समीकरण भी कहते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इससे किस समीकरण को हम असंतुलित या कंकालित समीकरण बोलेंगे। देखिए, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर उपस्थित तत्व के परमाणु संख्या समान ना हो, वह समीकरण असंतुलित या कंकालित रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों के परमाणु संख्या समान नहीं हो, यानी कि जैसे कि अभी हाइड्रोजन और H2 और O2 लिए तो H2O बन गया, तो यह एक असंतुलित है, क्योंकि ऑक्सीजन जहाँ के प्रतिफल में 1 है और अभिकारक में 2 है, तो यह समान नहीं है। तो इस प्रकार के समीकरण को हम असंतुलित कहते हैं। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो हमें सोडियम सल्फेट तथा जल प्राप्त होता है। अब हम आइए इनके परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। देखिए, Na यहाँ पर 1 Na है और हमें कितना Na प्राप्त हुआ? 2। ये तो नहीं है। OH यहाँ पर पहले ये तो ऐसे ही Na का कोई देखने से पता चल गया कि यहाँ पर हमें अभिकारक के रूप में 1 Na दिया हुआ है और प्रतिफल में हमें 2 Na प्राप्त हो रहा है, जो कि संतुलित नहीं है। तो अब यदि ऐसा समीकरण आपको दिखे तो आप वो समझना कि वह एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और यदि दोनों तरफ दो इधर अभिकारक में भी 2 होता है Na और प्रतिफल में भी 2 होता है Na, तो आगे हम गिन के पता करते हैं कि क्या और भी सभी संतुलित हैं कि नहीं। तो मैंने अभी पहले में ही आपने देख लिया कि Na अभिकारक 1 है और प्रतिफल में 2, तो हमें पहले ही पता चल गया कि यह एक प्रकार की असंतुलित या कंकालित समीकरण है। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हमारा ये आज का क्लास? आई होप आप सभी को सभी अच्छे से प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो इस चैनल को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। एक आवश्यक सूचना बच्चों, यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, आप उस लिंक को टच करके हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल में जाकर आप स्टडी क्लासेस सर्च कीजिएगा, आपको स्टडी क्लासेस मिल जाएगा, उसमें आप हमारा चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो का PDF पा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नए वीडियो में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।